नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। आज जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वह लिए हैं इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो साइंटिस्ट के पेपर होते हैं। और यदि आप मैकेनिकल से इसरो या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, जिससे कि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब चलते हैं, देखते हैं वह क्वेश्चन जो पिछले इसरो के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है बेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ। याद रखें, जब भी आप तैयारी करें या फिर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें तो कोशिश करें जो दिमाग का हमारा कॉमन सेंस होता है उसको ज्यादा एक्टिव करें, वहीं से हमारे आंसर सही होते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब हम लोग बर्नौली इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसकी जो एप्लीकेशन होती है कौन कौन सी होती है, बेंचुरीमीटर और पिटोट ट्यूब। तो हम लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि जो बेंचुरीमीटर है वह किस पर काम कर सकता है, बर्नौली प्रिंसिपल पर। तो हमारा जो इसका जो आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करूंगा, आप समझ जाएंगे कि यह आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इन थर्मोडायनेमिक्स अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम अंडरगोज अ सक्सेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। क्वेश्चन में पूछा है कि जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होती हैं वह जो कंप्लीट होती है कैसे होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें जो यहाँ पर ऑप्शन दिए उनको जरूर देखें। जैसे कि पहले लिखा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा था, एक पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल लेते थे, उसमें धीमे धीमे लोड बढ़ाते थे और इक्विलिब्रियम में कंडीशन में करके हम क्या करते थे, वह जो भी हम वर्क डन निकालते थे वह प्रोसेस 1 से 2 देखते थे, वह कैसी होती थी, कंप्लीट प्रोसेस होती थी अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ये पहला तो ऑप्शन एकदम राइट होगा कि कैसी होती है, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में साइकिल कंप्लीट होती है। दूसरी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, यह भी अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है कि हम 1 से 2 पाथ पे पहुंचे और 2 से फिर से 1 में हम सक्सेस कर रहे हैं, कोई चीज प्रोसेस सक्सेस हो रही है हमारी, तो क्या होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। रिवर्सिबल एकदम अपोजिट हो जाती है और पाथ इंडिपेंडेंट प्रोसेस ये भी एकदम अपोजिट हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड वाला एकदम राइट होगा। तो उसके लिए नीचे ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट और सेकंड जिसमें भी होगा, जैसे कि बी वाले ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड है तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन आपने देखे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और आंसर हमारे राइट हो जाएंगे, लेकिन हमारी थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप कॉमन सेंस भी लगा पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन थर्मोडायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमें बताना है, इन सबको पहले पढ़ना है, फिर ये बताना है कि कौन से सही यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं। जैसे पहले में लिखा वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। तो पहला ही मुझे ऐसा पढ़ने में लगता है कि पाथ क्या है, डिपेंडेंट फंक्शन है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो पहला ही गलत है, तो ये तो हमारा सत्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट लिखा वर्क इज पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। जो हमारा वर्क होता है वह किस पे डिपेंड होता है, पाथ पे डिपेंड होता है, तो सेकंड वाला हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा वर्क इज एरिया अंडर द कर्व इन पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा, किस जो भी हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जब पढ़ते हैं तो जो हमारा कर्व बनता है पीवी डायग्राम में के अंदर, तो वह वर्क डन को शो कराता। तो सेकंड थर्ड वाला भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा वर्क एंड हीट एनर्जी आर कंप्लीटली इंटरचेंजेबल। तो ये कंप्लीटली इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं, तो हमारा 2 और 3 वाले सही होंगे। 2 3 इनमें जहां भी मिलेंगे वो सही हो जाएंगे। जैसे कि डी वाले ऑप्शन में 2 3 है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यहां भी बताना है कि इनमें से सत्य कौन सा है। जैसे पहले में लिखा हीट एंड वर्क आर कंप्लीटली इंटरचेंजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये कंप्लीटली इंटरचेंजेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नहीं होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हाई ग्रेड एनर्जी से लो ग्रेड में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है और कंप्लीटली वह कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ट्रू नहीं है। नेक्स्ट लिखा है हीट एंड वर्क आर नॉट कंप्लीटली इंटरचेंजेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो जब ऊपर वाला गलत है तो नीचे वाला एकदम सही हो जाएगा, तो हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट में लिखा है वर्क कैन बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू हीट।
क्वेश्चन पूछा वर्क कैन बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू हीट, लेकिन नीचे लिख रहा है फोर्थ में हीट कैन बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू वर्क। तो इस हिसाब से देखें तो तीसरा नंबर सही हो जाएगा, वर्क कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है हीट में, लेकिन हीट कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तो इस तरह 2 और 3 ये भी सही हो जाएगा, तो हमारा डी वाला ऑप्शन ये भी राइट हो जाएगा। यहाँ पर कोशिश करें कि जो भी मैं बोलता हूँ उसको सुनने की कोशिश करें, जिससे आप इनको अच्छे से समझ सकें और आपको याद रहे। और भी आप याद रखें, इस तरह बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं सीरीज चलाऊंगा या चला रहा हूँ, आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगी सभी टाइप की पीडीएफ, मॉक टेस्ट। उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं उसके ऊपर एप्लीकेशन, जिन बहुत सारे स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता है, आप क्या करें, सर्च बटन में डायरेक्ट इसरो मैकेनिकल सर्च करेंगे तो वहां पर ऑलरेडी इस एग्जाम की डिटेल मिल जाएगी। और नहीं समझ में आता तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा एप्लीकेशन के ऊपर कि आपको कैसे इसरो मैकेनिकल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, या फिर और भी बहुत सारा मटेरियल जैसे मॉक टेस्ट हो गया, क्यूज हो गए, ये सारा कैसे मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें लिखा है इफ फॉर अ टर्निंग जॉब द लेंथ ऑफ द वर्क, लेंथ दी है 200 mm एंड द टेपर इज 1:50 दिया है, द सेट ओवर रिक्वायर्ड, सेट ओवर रिक्वायर्ड निकालना है, तो सेट ओवर का जो फॉर्मूला होता है हमें याद होना चाहिए, अभी मैं आगे बता दूंगा। फॉर द टेल स्टॉक टू अचीव द टेपर, चलते इसको सॉल्व करके समझा देता हूं मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये यहाँ पर अगर मैं इसको एल डैश मान लूं तो इसकी जो वैल्यू दी है कितनी दी है, 200 दी है mm, और जो हमारा टेपर का रेशो दिया, कौन सा टेपर का रेशो दिया है, टेपर का जो रेशो होता है उसका जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा d माइनस डी अपॉन एल, इसके बराबर वैल्यू दी है 1/50 दी है। और जो हमें निकालना क्या, सेट ओवर निकालना, ये लिखा हुआ सेट ओवर। सेट ओवर का जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला बनता है वह बनता है एल डैश इंटू डी माइनस डी अपॉन 2l बनता है ऐसा फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को कंप्लीट करना है जो डाटा दिया उसके आधार पर। तो एल डैश की जगह एल डैश हो जाएगा, और 2 अगर मैं इधर निकाल लूं तो ये जो अंदर जो फॉर्मूला बनेगा वह क्या बचेगा, डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे कि एल डैश 200 हो गया अपॉन 2 इंटू ये जो पूरा यहाँ पर लगा डी माइनस डी अपॉन एल, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/50 1/50। अब हम इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। यहाँ पर देखेंगे ये 0 से 0 कैंसिल कर दें, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और एक लगभग कितना आ जाएगा, लगभग 2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 mm। अब 2 mm वाला जो ऑप्शन होगा उसको राइट कर दें, तो बी वाला ऑप्शन एक राइट हो जाएगा। अब इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझते हैं। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है, ये यूनिट वगैरह है सारी हमें रटी होनी चाहिए, किसी भी यूनिट के बारे में पूछ दिया जाता है। वैसे थर्मल कंडक्टिविटी की जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी वाला ऑप्शन होगा, वैसे आपको याद होगा, तो ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एम के। अब इसी को उसने क्या कर दिया, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर दिया, इसको ऊपर ले गया ब्रैकेट में ऐसा लिख दिया, बस कि आप कंफ्यूज है। तो ये वाले क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन है उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा वाइंड फोर्स और अ फ्लोटिंग बॉडी पासिस थ्रू। क्वेश्चन पूछा जो फ्लोटिंग बॉडी है, जो वाइंड फोर्स है वह कहां से पास होता है। तो ये आपने वाइंस की थ्योरी पढ़ी होगी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, कि जब किसी वस्तु को हम पानी के अंदर पूरी तरह डुबाते हैं तो पानी के द्वारा एक ऊपर की ओर फोर्स लगाया जाता है उस वस्तु पर, जो वस्तु पर हटाए गए बल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो इसका आंसर होगा वह होगा सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। क्या होगा, सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द बोल्ट्स इन अ रिजिड फ्लैंज कपलिंग कनेक्टिंग टू शाफ्ट ट्रांसमिटिंग पावर आर सब्जेक्टेड टू। तो इसमें पूछ रहा है जो भी हमारी दो शाफ्ट कनेक्ट की गई हैं एक कपलिंग के द्वारा रिजिड फ्लैंज, उसमें पूछ रहा है कि किस टाइप के जो मूवमेंट या फोर्स जनरेट होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट लिखा है, प्योर शियर, एक्सियल टेंशन, नो लोड। तो ये जो पहला ऑप्शन है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, यह उसके अंदर जनरेट होंगे। तो हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन
कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये वाला ऑप्शन क्यों सही होगा, क्योंकि शियर फोर्स हम लोग जानते हैं दो चीजों को जोड़ते हैं और उनमें टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव फोर्स लगता है तो शियर फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट क्या है, उस पर जो लोड लगा है तो वह बेंड हो रहा है तो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट होगा। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया था, इसमें लिखा एब्सोल्यूट प्रेशर इज मेजर्ड। तो ये सभी लोग जानते होंगे फ्लूइड के अंदर कि जो हमारा गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है किसके इक्वल होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर के इक्वल होता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह का एक कोड दिया जाता है, लिखा है S7G6 फिट प्रोवाइडेड ऑन एन असेंबली। यह जो फिट है असेंबली प्रोवाइड की जाती है, यह कौन से फिट होती है, तो यह होती है क्लियरेंस फिट होती है। कौन सी होती है, क्लियरेंस फिट होती है। लेकिन ये जो लिखा है इसका मतलब समझना जरूरी है। एच क्या होता है, फंडामेंटल डेविएशन फॉर होल के लिए। 7 क्या होता है जी, IT ग्रेड होती है होल के लिए, जबकि G क्या है, फंडामेंटल डेविएशन फॉर शाफ्ट के लिए, और हमारा 6 क्या है, ये IT ग्रेड किसके लिए, शाफ्ट के लिए। तो इसका हमें डिस्क्रिप्शन मालूम होना चाहिए क्योंकि इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द प्रेशर हेड लॉस एक्सपीरियंस व्हाई फ्लूइड फ्लो ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ पाइप रिड्यूस विथ। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, जैसा कि हम जानते हैं जो हमने जो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो फ्लो थ्रो पाइप की जो चैप्टर पढ़ा हुआ उसके अंदर आपने हेड लॉस पढ़ा होगा, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि अगर एक पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है और जो फ्रिक्शन के कारण जो लॉस हो रहा है वह पूछ रहा है वह किसके साथ रिड्यूस हो सकता है, इसमें क्या परिवर्तन किया जाए। तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए जैसे कि इंक्रीज लेंथ ऑफ पाइप या इंक्रीज डायमीटर ऑफ पाइप, डिक्रीज लेंथ ऑफ पाइप। तो हमने जो थ्योरी पढ़ी उसमें ऐसा लिखा है कि इंक्रीज डायमीटर ऑफ पाइप का डायमीटर इंक्रीज किया है तो थोड़ा सा लॉस कम हो सकता है। जब हम डायमीटर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होंगे। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं, बी और सी। तो इस हिसाब से जो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इफ यू प्लॉट शियर स्ट्रेन वेस्ट शियर ग्राफ फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड द शेप ऑफ द कर्व। तो हम लोगों ने जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं उसका ग्राफ एक पढ़ा होगा। वह ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फ्लूइड मैकेनिक्स के मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाए थे उसमें बहुत अच्छे से ग्राफ समझा दिया था। तो याद रखें हमें सिर्फ उसका शेप बताना है। तो इसका जो आप जब भी आप बुक खोलेंगे या फिर आपने पहले पढ़ा होगा तो उस ग्राफ में देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी इसकी न्यूटोनियन फ्लूइड की। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन वाला हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इन यूनिट टाइम वाया कंडक्शन। जो कंडक्शन मेथड है उसके अंदर पूछ रहा है कि जो यूनिट टाइम में जो हीट फ्लो अमाउंट होता है हीट फ्लो का, उसके बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एरिया ऑफ बॉडी। तो ये इंक्रीज के बारे में, डिक्रीज के बारे में तो नहीं है। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एरिया, तो हमारा जो अगर बॉडी का एरिया इंक्रीज होता है तो उसके साथ जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो है वह इंक्रीज होता है, ये ऐसा हो सकता है। तो नेक्स्ट लगा इंक्रीज विथ इंक्रीज इन थिकनेस, थिकनेस के बारे में नहीं हो सकता। डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, ये भी नहीं। तो इस तरह से हमने देखा बी हमें सही दिख रहा है तो बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा व्हेन अ बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट। एक जो बीम है वो है बेंडिंग मोमेंट के अधीन है, मतलब उसमें बेंड हो रही है, कोई लोड लग रहा है। तो बोल रहा है द स्ट्रेन इज इन अ लेयर इज, जो स्ट्रेन है वह द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ में लगाना द स्ट्रेन इन अ लेयर इज इक्वल टू, या इनवर्सली या डायरेक्टली या इंडिपेंडेंट। तो ये होता है द स्ट्रेन इन अ लेयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो इस तरह हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच मैकेनिज्म प्रोड्यूस मैथमेटिकली एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन। तो जो स्ट्रेट लाइन मोशन जो भी मैकेनिज्म है वह होता है अक्करमैन मैकेनिज्म के द्वारा। ये आपने ऑटोमोबाइल में
मेथड पढ़ी होगी तो उम्मीद है आपको याद आया होगा, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लें, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, रोटेटिंग फैन कंप्लीटली इतने रिवॉल्यूशन, मतलब कैपिटल एन इक्वल टू दिया है, इफ टिप ऑफ द ब्लेड इज अ रेडियस दिए, अगले देन द ब्लेड टिप स्पीड हमें निकालना है, पाई की वैल्यू दी गई है। तो ब्लेड टिप स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूं। ये जो इसको हम स्पीड की इसकी बी से डिनोटेट करते हैं, ये होता है ओमेगा इंटू आर होता है, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन अपॉन 60, और इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, या फिर आर लिख लेते हैं, अब वैल्यू आगे पुट कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, ये क्या है पाई की वैल्यू यहाँ पर दी 22/7, 7 इंटू 60 ऑलरेडी पहले से था, इंटू आर की वैल्यू हम देख रहे हैं कितनी है 0.7। अभी जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी है उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सॉरी एन की वैल्यू और भूल गया, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन की वैल्यू का कितनी दी है 1200। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करें, फिर इसका मल्टीप्लाई करें, फिर 7 इंटू 60 का डिवाइड करेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वह आ रहा है 88 मीटर पर सेकेंड। 88 मीटर पर सेकेंड मतलब डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था CLE वैल्यू इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, CLE वैल्यू से हम क्या मेजरमेंट करते हैं। तो आपने मेट्रोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ा होगा, CLE वैल्यू का उपयोग किया जाता है सरफेस रफनेस को मापने के लिए। तो ये हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था पाथ ऑफ कांटेक्ट इन इन्वॉल्यूट गियर, इन्वॉल्यूट गियर की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, उसके बारे में आपको जानकारी होगी। जो पाथ ऑफ कांटेक्ट होता है इन्वॉल्यूट गियर्स में वह होता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कौन सा स्ट्रेट लाइन, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले पूछे आते हैं उन्हीं के आसपास उसी तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे आते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।